Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta and topic for today is Section 25 of the Indian Contract Act 1872. Guys, this is a continuation of my previous chapter consideration. Just before this video, I've made a video on consideration Section 2 Clause D of the Indian Contract Act. उस वीडियो की by the end I've told you कि हम इसी वीडियो की continuation रखेंगे and Section 25 of the Indian Contract Act is it's a section which is related to that particular section of consideration. हम बोलते हैं कि an agreement without consideration is void. Section 25 बोलता है कि an agreement without consideration is void. हमें पता है कि consideration क्या होती है, which we have already covered Section 2 Clause D of the Indian Contract Act. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है guys, before you watch this video, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि आपको कंसिडरेशन वर्ड का मीनिंग बहुत प्रॉपरली पता होना चाहिए, तभी आप इस वीडियो को समझ पाओगे, सेक्शन 25 को समझ पाओगे. इट इज़ अ लिंक, इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट चैप्टर. एंड गाइज, बिफोर वी मूव ऑन, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल एंड यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट, प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो. एंड येस, इफ यू एंजॉय लर्निंग विद मी एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई टीच, प्लीज़ लाइक ऑल माई वीडियोज़ एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड. अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 25 को. गाइज, सेक्शन 25 बहुत क्लियरली बोलता है कि एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. अब आपको पता होना चाहिए कि अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होती है और वॉइड का मतलब क्या होता है. ये सब कुछ हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस हो चुका है. राइट फ्रॉम माय वीडियो 1 ऑन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने सब कुछ बताया. अग्रीमेंट इज वॉइड मीन्स इट इज़ नॉट इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. एक अग्रीमेंट वॉइड कब होती है? व्हेन इट इज it has not got the backing of law, it is not enforceable by the court of law, it is void ab initio. It means parties बेशक एक दूसरे के साथ agreement करती हैं, but they have no legal rights and obligations towards each other and court cannot compel observance of law, क्योंकि एक agreement void होती है, void ab initio होती है. और ऐसी agreement जिसमें consideration नहीं होगी वो भी void ab initio होगी. अभी एक जनरल रूल है गाइज, इट इज़ अ जनरल रूल जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है. मोर ओवर व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड, तो हमने देखा था कि स्टेप्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं. राइट फ्रॉम अ प्रपोजल टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें कंसिडरेशन का होना भी ज़रूरी है, बिकॉज प्रॉमिस में अगर कंसिडरेशन होगी तभी वो अग्रीमेंट बनेगी, अग्रीमेंट को इन्फोर्सिएबिलिटी मिलेगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगी. तो कंसिडरेशन का होना तो बहुत ज़रूरी है. सेक्शन 10 क्लियरली बोलता है कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें कंसिडरेशन भी आती है. तो इट मीन्स एज अ जनरल रूल, अगर किसी अग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है तो उसको हम वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं. वॉइड का मतलब है समथिंग विच इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट कैन नॉट कंपेल ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ, पार्टीज हैव नो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स ईच अदर. इसका मतलब ये रहता है. जनरल रूल की एक्सेप्शंस हमें सेक्शन 25 बताता है. तो सेक्शन 25 क्लियरली कहता है कि एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनलेस, आपको वो जो अनलेस वर्ड दिखेगा ना बेयर एक्ट में, वो अनलेस के बाद से हमारे पास 3 एक्सेप्शंस आती हैं टू दिस जनरल रूल ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. तो वो जो 3 एक्सेप्शंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. इनका मतलब है कि अगर एक अग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं भी होगी तब भी वो वैलिड होगा. तो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. इसको हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी 3 सिचुएशंस हैं जहाँ पे अगर एक अग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं भी होगी. गाइज, यहाँ पे हम लीगल कंसिडरेशन की बात करेंगे. एक ऐसी कंसिडरेशन जो लीगली वैलिड नहीं है, अगर वो नहीं होगी तब भी वो अग्रीमेंट वैलिड होगी. मतलब वो एक कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड कोर्ट कैन कंपेल ऑब्जर्वेंस ऑफ लॉ. कोर्ट कहेगा कि पार्टीज हैव लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स ईच अदर और आपको इसको पूरा करना है. सो बिगिनिंग विद द फर्स्ट एक्सेप्शन इज एन अग्रीमेंट. नाउ गाइज, बिफोर वी मूव ऑन विद द फर्स्ट एक्सेप्शन, मैं आपको बताती हूँ अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. इसको हम एक मैक्सिम यूज करते हैं विच इज न्यूडम पैक्टम ऑबिचर नॉन एक्टिव, विच मीन्स अ नेक्ड प्रॉमिस. अ नेक्ड प्रॉमिस का मतलब होता है कि जिस प्रॉमिस में कंसिडरेशन ही नहीं होती है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू. तो इस वर्ड के लिए जब हम बोलते हैं कि एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, इट मीन्स अ नेक्ड प्रॉमिस. प्रॉमिस इज नॉट हैविंग कंसिडरेशन इन इटसेल्फ, उसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है. समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो, प्रॉमिस फॉर प्रॉमिस नहीं है. इज इट? सो आप मेरी पुरानी वीडियो देखो कंसिडरेशन की, आपको समझ आएगा कि कंसिडरेशन का मतलब होता क्या है. तो इसको हम बोलते हैं न्यूडम पैक्टम. न्यूडम पैक्टम ऑबिचर नॉन एक्टिव विच मीन्स अ नेक्ड प्रॉमिस. तो इट मीन्स अगर ए बी को प्रॉमिस करता है कि आई विल बी गिविंग यू 1000 रुपीज़ विदाउट एनी कंसिडरेशन, समथिंग इन रिटर्न उसको नहीं मिलता बी की तरफ से. ए ने सिर्फ और सिर्फ बी को प्रॉमिस किया दैट आई विल बी गिविंग यू 1000 रुपीज़.
अब अगर कल को ए नहीं देता तो बी कैन नॉट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि यहाँ पे एक मेयरली प्रॉमिस है, प्रॉमिस में कंसिडरेशन ही नहीं है, इट इज़ अ नेक्ड प्रॉमिस, इसको हम बोलेंगे इट्स अ नेक्ड प्रॉमिस। क्योंकि इस प्रॉमिस में कंसिडरेशन नहीं है सो इट्स अ वॉइड एग्रीमेंट विच इज़ नॉट एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। कल को अगर बी कोर्ट में जाएगा भी तो कोर्ट नहीं हेल्प कर पाएगा बी को, क्योंकि एक अग्रीमेंट ही नहीं है, इट इज़ अ वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड एब इनिशियो। और कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्समेंट करवा सकता है, अग्रीमेंट की नहीं करवा सकता, क्योंकि उसमें इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती है। तो आपको समझ आए कि कंसिडरेशन की क्या इंपॉर्टेंस रहती है, और जनरल रूल यही होता है कि एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। बट इसकी कुछ एक्सेप्शंस है। फर्स्ट एक्सेप्शन इज अ फैमिली अग्रीमेंट। अब फैमिली अग्रीमेंट बेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो हम 3 एक्सेप्शंस करेंगे। फर्स्ट इज अ फैमिली अग्रीमेंट विच इज बेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सेकेंड इज अ प्रॉमिस टू पे compensate for a past voluntary service, and third is payment of time barred debt, promise to pay, repay a time barred debt। इन 3 exceptions को हम discuss करेंगे with a case law, with examples बहुत easily, and after that we have to discuss 2 explanations also to section 25, और फिर हमारा ये section complete हो जाएगा। So guys, beginning with the first exception which deals with a family agreement based on natural love and affection। तो इसको important है, इसके कुछ essentials हैं। देखो ये जो exception है ये इसके कुछ essentials हैं। पहला essential क्या है कि it should be a family agreement। फैमिली एग्रीमेंट का मतलब है कि अगर एक अग्रीमेंट 2 लोग करेंगे तो इट मस्ट बी अ फैमिली, यानी कि 2 पीपल मस्ट एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद अ नियर डियर, यानी कि क्लोज रिलेटिव के साथ अगर वो अग्रीमेंट होगी तो वो फैमिली अग्रीमेंट होगी। और अगर ये फैमिली अग्रीमेंट है विच इज़ बेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो वहाँ पे आप इसको वैलिड बोल सकते हो, ये अग्रीमेंट वैलिड होगी, जबकि वॉइड नहीं होगी। जनरल रूल कहता है वॉइड होती है, बट हम एक्सेप्शंस डिस्कस कर रहे हैं। तो आई विल बी गिविंग यू एन एग्जांपल, फिर हम इसको देखते हैं। Suppose there are 2 people A and B. A is a father of B. तो यहाँ पे आप देख रहे हो इट्स अ फैमिली अग्रीमेंट। फैमिली अग्रीमेंट का मतलब होता है अग्रीमेंट बिटवीन 2 people who stand in a near dear relationship with each other। तो फादर एंड सन का रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा एक क्लोज नियर डियर रिलेशनशिप होता है, तो एक फैमिली अग्रीमेंट हो गई। सो जब A और B 2 लोग फादर एंड सन अग्रीमेंट करेंगे एक दूसरे के साथ, एंड फादर सेज टू बी, अपने सन को बोलते हैं कि आई विल बी पेइंग यू 100 रुपीज़। इन रिटर्न बी ने कुछ नहीं दिया अपने फादर को, फादर ने सिर्फ और सिर्फ इसको प्रॉमिस किया बी को कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, 100 रुपीज़ दूंगा। सो इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ऑब्वियसली फादर विल डेफिनेटली गिव समथिंग टू हिज सन एंड ही विल नेवर डिमांड समथिंग इन रिटर्न। वो ऐसा तो नहीं कहेंगे मुझे कुछ वापस से दो, नो, इट इज़ ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन जो हर फादर करेगा, बट प्रोवाइडेड इट शुड बी रिटन इन राइटिंग। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो इट शुड बी रिटन इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। अगर ये चारों एसेंशियल्स कंप्लीट होते हैं तो यहाँ पे दो इट इज़ नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, लीगली देखा जाए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज डी of the Indian Contract Act, though it may not be a valid consideration but it is a good consideration। गाइस हम good consideration की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको मैं पहली एक्सेप्शन की बात करूँ तो पहली एक्सेप्शन बोलती है कि it should be a family agreement which is based on account of natural love and affection। Family agreement means between father and son, based on account of natural love and affection। Father out of love and out of affection for his son, फादर ने क्या किया, अपने बेटे को 100 रुपीज़ दिए थे। बट जब ऐसी कोई भी अग्रीमेंट होगी, वो अग्रीमेंट इट शुड बी रिटन, पहले वो लिखित रूप में होनी चाहिए। मोर ओवर इट शुड बी रजिस्टर्ड बाय द रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसको रजिस्टर करना और लिखित रूप में लिख के रजिस्टर करना इज इंपॉर्टेंट। अगर ये 4 एसेंशियल्स कंप्लीट होते हैं तो यहाँ पे हम इस कंसिडरेशन को वैलिड कंसिडरेशन मानते हैं, इट इज़ अ गुड कंसिडरेशन। कल को अगर फादर सन को 100 रुपीज़ नहीं देते तो सन फादर को स्यू कर सकता है। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ फैमिली अग्रीमेंट बेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, इट इज़ रिटन डाउन एंड रजिस्टर्ड ऑल्सो अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट। बट गाइज एक केस लॉ आता है, उसको हम डिस्कस करते हैं, उससे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ आएगा। केस लॉ आता है हमारे पास राजलखी देवी वर्सेस भूतनाथ 1900। इस केस में क्या हुआ था कि देयर वाज अ कपल, हस्बैंड एंड वाइफ। राजलखी देवी वॉज द वाइफ ऑफ भूतनाथ। इसमें क्या हुआ कि देयर वर फ्रीक्वेंट क्वारल्स बिटवीन द कपल, इनके बीच में हमेशा से लड़ाई रहती थी, क्योंकि नाउ दे फाइट अ लॉट विद ईच अदर। तो इन्होंने क्या किया, दे डिसाइडेड टू लिव सेपरेटली। हस्बैंड ने कहा वाइफ को
कि आई विल बी पेइंग यू मेंटेनेंस, मैं आपको मेंटेनेंस पे करूंगा प्लस अ सेपरेट रेजिडेंस फॉर यू। बट एक दिन व्हाट हैपेंड इज हस्बैंड ने प्रॉमिस तो किया वाइफ से, भूतनाथ ने राजलक्ष्मी देवी को कहा, बट ही डिड नॉट पे हर मेंटेनेंस नॉर गेव हर अ सेपरेट रेजिडेंस। तो यहाँ पे राजलक्ष्मी देवी ने फिर स्यू किया भूतनाथ को। जब ये कोर्ट में जाती हैं तो कोर्ट बोलता है कि यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, इनके प्रॉमिस के बदले आपने उन्हें क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। चलो ठीक है, एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड एज अ जनरल रूल। बट अगर हम एक्सेप्शंस को भी देखें तो सेक्शन 25 क्लॉज 1 जो हम फर्स्ट एक्सेप्शन डिस्कस कर रहे हैं, इट इज सेक्शन 25 क्लॉज 1। अगर हम एक्सेप्शंस पे भी जाते हैं तो पहली एक्सेप्शन भी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, जो आपने कंटेंशन रेज करी है वो यहाँ पे वैलिड नहीं है। उसका रीजन क्या है कि इट इज अ फैमिली अग्रीमेंट, हस्बैंड एंड वाइफ दे स्टैंड इन अ क्लोज रिलेशनशिप विद ईच अदर, इट इज डेफिनेटली अ फैमिली अग्रीमेंट। ये रिटर्न भी थी, उसके हस्बैंड ने लिख भी दिया था और रजिस्टर भी करवा दिया था, इट वॉज अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। हस्बैंड ने ये चीज़ लिख दी थी कि आई विल बी मेंटेनिंग माई वाइफ, आई विल बी पेइंग हर मेंटेनेंस एंड a separate residence भी मैं उसको दूंगा। It was written and registered also, but the other essential, 4 essentials है, 3 complete थे, but the 4th essential was not fulfilled। वो क्या है कि इट वॉज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे योर रिलेशनशिप वॉज नेवर स्टेबल, आउट ऑफ फ्रीक्वेंट क्वारल्स आपने ये किया, तो इट वॉज नॉट ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन जो आपने अपनी वाइफ को दिया। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि इन दिस पर्टिकुलर केस आपका जो ये राजलक्ष्मी देवी का सूट है जो आपने स्यू किया अपने हस्बैंड को, ये वैलिड नहीं है। इसका रीजन क्या है कि पहली बात तो यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं है, आपने उनको समथिंग इन रिटर्न नहीं दिया, इसीलिए एज अ जनरल रूल ये वॉइड है, इट्स अ वॉइड एग्रीमेंट। बट अगर हम एक्सेप्शंस को भी देखते हैं, आप कंटेंशन रेज करते हो कि सेक्शन 25 क्लॉज 1 को लगाया जाए, तो यहाँ पे वो भी एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज दो इट इज अ फैमिली एग्रीमेंट बट इट इज नॉट बेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। आप में तो कभी लव एंड अफेक्शन थी ही नहीं, फ्रीक्वेंट क्वारल्स थी। तो गाइज आई होप आपको समझ आए कि इसके 4 एसेंशियल्स हैं, हर एक एसेंशियल पूरा होना जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि यहाँ पे जनरल रूल की एक्सेप्शन एप्लीकेबल होगी। सो इट शुड बी अ फैमिली अग्रीमेंट बेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। टॉकिंग अबाउट दिस सेकंड एक्सेप्शन विच इज सेक्शन 25 क्लॉज 2, वो बोलती है प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। गाइज अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है कंसिडरेशन की, आपको देखनी भी चाहिए बिफोर यू वॉच दिस वीडियो, उसमें मैंने आपको बताया था कि पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज क्या होती हैं। आई टोल्ड यू कि उस पॉइंट को भी होल्ड पे रखो, बिकॉज इन माई अपकमिंग वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग दैट पॉइंट। वो यही पॉइंट है। देखो कंसिडरेशन पास्ट कंसिडरेशन होती है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, 3 तरीके की कंसिडरेशन होती है। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज डी कंसिडरेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। पास्ट कंसिडरेशन में पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज भी आती हैं। पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज का मतलब होता है ऐसी सर्विसेज विच यू हैव रेंडर्ड वॉलंटरली टू सम पर्सन इन पास्ट। पास्ट का मतलब है कि बिफोर अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसकी मैं एग्जांपल देती हूँ। सपोज देयर आर 2 पीपल ए एंड बी। A is somebody who's drowning in the lake, वो डूब रहा है लेक में। यहाँ पे A is somebody who's screaming for help कि मुझे बचाओ। There was a passer by B, B ने उसको देखा, upon his request of rescuing that person, B ने A को बचा लिया because वो डूब रहा था and A was screaming for help। यहाँ पे this act was a service which was rendered by B to A, not voluntarily नहीं किया था but on the desire of this person। तो मैंने आपको बताया था कि consideration is always at the desire of द प्रोमिसर की डिजायर पे होगी तो वो वैलिड कंसिडरेशन होगी। तो यहाँ पे ए वॉज स्क्रीमिंग फॉर हेल्प ऑन हिज डिजायर, बी ने उसको बचाया ऑन द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, बी रेस्क्यूड ए, और फिर ए ने सब्सिक्वेंटली बाद में बी से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें 1000 रुपीज दूंगी फॉर सेविंग माई लाइफ। ये तो हुआ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इट इज अ वैलिड कंसिडरेशन। बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स इज, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि ए वॉज ड्राउनिंग इन द लेक लेकिन ए वॉज नॉट स्क्रीमिंग फॉर हेल्प। बी अ पासर बाय, उसने देखा कि देयर समबडी हु इज ड्राउनिंग इन द लेक, ही वॉलंटरली आउट ऑफ कर्टसी उसने ए को बचाया। तो यहाँ पे देखा जाए तो इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। वैलिड क्यों नहीं है? बिकॉज कंसिडरेशन के एसेंशियल्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज डी पूरे नहीं होते हैं। इट मस्ट बी, कंसिडरेशन मस्ट बी एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, प्रोमिसर की डिजायर पे होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ए वॉज नॉट स्क्रीमिंग फॉर हेल्प, ए की डिजायर तो नहीं थी कि मुझे कोई बचाए, बट बी ने उसको वॉलंटरली बचाया। सो इट्स अ वॉलंटरी सर्विस जो बी ने रेंडर करी थी, बट इट इज पास्ट, क्योंकि जब बी ने ए को बचाया, ए जब रेस्क्यू हुआ तो ए ने बाद में बी को प्रॉमिस किया कि आई विल डेफिनेटली बी पेइंग यू 1000 रुपीज क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। तो यहाँ पे हम कहेंगे
कि डिफ्रेंसिएशन क्या है कि फर्स्ट एग्जाम्पल में व्हेन ए वाज स्क्रीमिंग फॉर हेल्प वहाँ पे इट वाज अ वैलिड कंसिडरेशन, बट यहाँ पे इन दिस एग्जाम्पल जब कोई इंसान पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज देता है, वॉलंटरीली बी ने सर्व किया ए को, पास्ट का मतलब होता है बिफोर अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस। ए ने प्रॉमिस नहीं किया था, ए ने बाद में प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 1000 रुपीज़ दूंगी, तो बाद में जब कॉन्ट्रैक्ट बना बट उसके पहले आप अपनी सर्विसेज किसी को दे चुके हो, तो उसको हम बोलते हैं पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। तो यहाँ पे जहाँ पे पहली एग्जाम्पल में इट वॉज अ वैलिड कंसिडरेशन, सेकेंड एग्जाम्पल में इट इज़ नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज डी, बट सर्टनली कैन बी कंसीडर्ड एज अ गुड कंसिडरेशन। वैलिड तो नहीं होगी बट गुड कंसिडरेशन तो आप मान सकते हो, बिकॉज आउट ऑफ कर्टसी, आउट ऑफ जेन्युइनिटी बी ने ए को हेल्प करी। तो अगर कॉन्शियंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, लॉ ऑफ इक्विटी के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो यहाँ पे बी ने जो ए के लिए किया वो एक वैलिड नहीं बट गुड कंसिडरेशन तो थी, सो इट वाज अ गुड कंसिडरेशन। अब यहाँ पे सब्सिक्वेंटली अगर ए उसको प्रॉमिस करता है तो यहाँ पे ए इज बाउंड टू पे द अदर पर्सन, ए को उसको देना होगा। अब कल को ए कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता कि सिंस मैंने उसको नहीं कहा था कि मुझे बचाओ और बी ने अपनी मर्जी से मुझे बचाया तो आई एम नॉट बाउंड टू पे दैट पर्सन। कोर्ट कहेगा एज अ जनरल रूल ये एक वैलिड कंसिडरेशन तो नहीं है, बिकॉज इट वॉज नॉट डन एट योर डिजायर, आपने नहीं कहा था, आपकी बात ठीक है, इट इज़ नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन बट इट इज़ सर्टनली अ गुड कंसिडरेशन। क्योंकि ये गुड कंसिडरेशन है तो यहाँ पे यू आर लीगली बाउंड टू पे दैट पर्सन। इसका रीज़न क्या आता है, क्योंकि आपने उसको सब्सिक्वेंटली प्रॉमिस तो कर लिया ना कि मैं आपको दूंगी, तो जब आपने प्रॉमिस कर लिया तो उस टाइम पे एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। तो इसके भी एसेंशियल्स होते हैं जो हम इस एग्जाम्पल में डिस्कस कर चुके हैं। आपको मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या रहता है, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के भी कुछ एसेंशियल्स होते हैं। सबसे पहले तो इट शुड बी अ पास्ट वॉलंटरी सर्विस। आपको मैं बता चुकी हूँ कि व्हाट इज मेंट बाय अ पास्ट वॉलंटरी सर्विस, इट शुड बी अ सर्विस विच हैज़ बीन रेंडर्ड वॉलंटरीली बाय द अदर, बाय द प्रोमिसी। प्रोमिसी ने वॉलंटरीली पास्ट में प्रोमिसर के लिए कुछ किया, तो पहले तो पास्ट वॉलंटरी सर्विस का होना ज़रूरी है। दूसरा सब्सिक्वेंट प्रॉमिस का होना ज़रूरी है। अब ए ने सब्सिक्वेंटली प्रॉमिस कर लिया था, यहाँ पे अगर ए प्रॉमिस ही ना करता, बी ने उसको बचा लिया, दैट्स ऑल, तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना और बी कुछ भी क्लेम नहीं कर सकता। बट सिंस ए ने सब्सिक्वेंटली बाद में ही प्रॉमिस्ड बी टू पे हिम अ पार्ट और द एंटायर अमाउंट, जितना भी ए ने कहा, अगर आप यानी कि जितना भी ए ने बी को कहा ए को उतना देना है, बिकॉज नाउ ही इज बाउंड बाय हिज ओन वर्ड्स, यहाँ पे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वैलिड क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुड कंसिडरेशन है, इसीलिए हम इनको एक्सेप्शंस में रीड करते हैं। अब गाइस एक और यहाँ पे वर्ड आता है सेक्शन 25 क्लॉज 2, इसी में एक वर्ड आता है कि या तो प्रॉमिसी ने प्रॉमिसर के लिए कुछ किया, जैसे कि पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज किया, या फिर प्रॉमिसी ने प्रॉमिसर के लिए एक ऐसा एक्ट किया विच दिस पर्सन वाज लीगली कंपेलेबल टू डू। अब लीगली कंपेलेबल टू डू का मतलब होता है कि सपोज ए इज अ पर्सन who has a child of 4 to 5 years. Now as a parent or as a guardian, this person is legally compellable to take care of that child. लेकिन अगर इसकी बजाय दूसरा इंसान उसके बच्चे का ख्याल रखे और सब्सिक्वेंटली ये इंसान प्रॉमिस करता है दूसरे इंसान को कि सिंस यू टुक केयर ऑफ माय चाइल्ड, चाहे वो वॉलंटरीली किया चाहे वो इसके कहने पे किया, अगर आप he was legally compellable to take care, सीधी सी बात है, this person a promiser was legally compellable to take care of that child, but इसकी बजाय अगर ये इंसान promisee उस इंसान की, उस बच्चे की टेक केयर करता है and this person subsequently promises the other person to compensate him for rendering his services, तो वहाँ पे भी एक valid contract बन जाएगा और इस इंसान ने जितना भी subsequent promise किया था, either a part of that amount और whole of that amount, जितना भी उसने प्रॉमिस किया है इस इंसान को देना है। यहाँ पे वो ये डिफेंस नहीं अवेल कर सकता, वो ये नहीं रख सकता कि कंसिडरेशन नहीं थी, समथिंग इन रिटर्न नहीं था, ये वॉइड है। नो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस टू सेक्शन 25, हम उसके एक्सेप्शंस में डिस्कस करते हैं कि प्रॉमिस टू कॉम्पेंसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। तो आपने सब्सिक्वेंट प्रॉमिस किया कि आई विल बी कॉम्पेंसेटिंग यू फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, आपने you took care of my 4 to 5 year old child, उसका ध्यान रखा, which I was legally compellable to do, बट मैंने नहीं किया तो मेरी जगह आपने कर दिया, या फिर आपने मेरी जान बचाई, पास्ट में वॉलंटरीली आपने मुझे सर्व किया, तो सब्सिक्वेंट प्रॉमिस होता है। तो ये भी एक क्या रहती है, इट इज़ नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। गाइज आई एम टेलिंग यू ओवर एंड ओवर अगैन कि सेक्शन 2 क्लॉज डी के अकॉर्डिंग ये वैलिड नहीं है, बट इट इज़ सर्टनली अ गुड कंसिडरेशन, और इसी बेसिस पे हम इसको वैलिड मानते हैं। गाइज अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माइनर। इस चीज़ को बहुत अटेंटिवली सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन क्रिएट बहुत बार होती है। अब क्या होता है कि सपोज पास्ट में
वॉलंटैरिली मैंने एक माइनर बच्चे की हेल्प करी थी। अब यहाँ पे आप देखना, पास्ट में आई हैव हेल्प्ड अ चाइल्ड हु वाज माइनर व्हाइल ही वाज इन हिज माइनॉरिटी, जब वो माइनॉरिटी में था उस टाइम पे आई हैव हेल्प्ड दैट चाइल्ड, और उसके लिए मैंने पास्ट में वॉलंटैरिली कुछ किया था। सपोज आई गेव दैट चाइल्ड अ लोन, मैंने इस माइनर बच्चे को ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी लोन प्रोवाइड किया था। अब यहाँ पे अगर वो बड़ा होता है, जब उसको एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन होती है, व्हेन ही इज 18 ईयर्स और अबव, अगर वो एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन होने पे बाद में मुझसे प्रॉमिस करता है कि जो आपने मुझे मेरी माइनॉरिटी पे लोन दिया था उस लोन के लिए मैं आपको अब यहाँ पे पैसा चुकाऊंगा, तो अगर कल को माइनर मुझे नहीं देता तो क्या मैं उसको स्यू कर सकती हूँ? क्वेश्चन ये आता है ना, समथिंग माइट बी स्ट्राइकिंग एट द बैक ऑफ योर माइंड इफ यू आर इन टच विद माय वीडियोस। हमने कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर में जब माइनर एंड लॉ का टॉपिक किया था, उसमें मैंने एक टॉपिक करवाया था रैटिफिकेशन ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट, इफ यू रिमेंबर। उसमें मैंने क्लियरली बताया था रैटिफिकेशन का मतलब होता है कॉन्फरिंग वैलिडिटी, किसी भी चीज को वैलिड करना, ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट। आपको पता है कि माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड ab initio. Now, how can you confer validity to something which is void? Ratification of minors agreement. Ratification means conferring validity, किसी को valid करना. A minors agreement means something which is void. So, जो चीज़ already dead है, existence में ही नहीं है, void है, law के नज़रिए से, उस चीज़ को आप किस तरीके से validity दे सकते हो? आप नहीं कर सकते ये चीज़। इसीलिए कोर्ट ने क्या कहा था कि you cannot, a minor cannot ratify his own agreement, because minor's agreement is void ab initio and that agreement is incapable of being validated by subsequent ratification. It means minor जो है वो एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन करने के बाद भी प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि वो प्रॉमिस किस चीज़ पे करेगा? जो चीज़ डेड है वो तो पॉसिबल ही नहीं है, समथिंग विच इज़ नॉन एग्जिस्टेंट, तो आप प्रॉमिस नहीं कर सकते। बट यहाँ पे हम अगेन एक्सेप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि मैंने एक माइनर को हेल्प करी थी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी और मैंने उसको कुछ गुड्स प्रोवाइड करे थे, तो यहाँ पे अगर माइनर सब्सिक्वेंटली बाद में मुझसे प्रॉमिस करता है कि आई विल बी पेइंग यू बैक, आई विल बी कॉम्पनसेटिंग यू फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, आपने पास्ट में वॉलंटरीली मेरे लिए कुछ किया, अब वो सब्सिक्वेंटली प्रॉमिस भी करता है। एसेंशियल्स आपको याद है, किसी ने पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज करी और सब्सिक्वेंट प्रॉमिस होना भी ज़रूरी है, तो यहाँ पे माइनर ऑन द एज ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी 18 ईयर्स का होने के बाद वो मुझसे प्रॉमिस करता है कि आई विल बी कॉम्पनसेटिंग यू। तो यहाँ पे अगर माइनर मुझे कॉम्पनसेट नहीं करेगा तो मैं उसके खिलाफ केस फाइल कर सकती हूँ, बट अ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि मैं उस इंसान को पर्सनली कभी भी लायबल नहीं ठहरा सकती। गाइस ये भी मैंने आपको बताया था कि अ माइनर कैन नेवर एवर बी हेल्ड पर्सनली लायबल व्हाटसोएवर, जो मर्जी हो जाए आप उस इंसान को पर्सनली लायबल कभी नहीं ठहरा सकते, आप सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी से रीइम्बर्स कर सकते हो, यानी कि अगर आपको कॉम्पनसेशन लेनी है तो आप उसकी प्रॉपर्टी से लोगे इफ ही पजेसेस एनी। दिस इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो गाइज अभी इसको मैं रिपीट करती हूँ पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट्स को इंटर रिलेट करते हैं और ये चीज़ इंपॉर्टेंट भी है, सो प्लीज़ बी इन टच। स्पेशली आप मेरी वीडियोस देख लो कंसिडरेशन पे, पुरानी वीडियो नेसेसरीज सप्लाइड टू माइनर सेक्शन 68 उसको देख लो, और माइनर एंड लॉ का टॉपिक देख लो, रैटिफिकेशन ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट। दीज 3 जो मेरी वीडियोस हैं सेपरेट मैंने बना रखी हैं, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन पॉइंट्स को क्लबिंग करने के लिए। तो इसमें पॉइंट ये रहता है कि रैटिफिकेशन ऑफ माइनर्स अग्रीमेंट इज अदरवाइज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स यू कैन नॉट कॉन्फर वैलिडिटी ऑन समथिंग विच इज डेड। सिंस माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड ab initio, इट इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग वैलिडेटेड बाय सब्सिक्वेंट रैटिफिकेशन। बड़े होके कल को माइनर बोलता है कि ठीक है आई विल बी कॉम्पनसेटिंग यू, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ एग्जिस्टेंस में कभी थी ही नहीं, वॉइड ab initio थी, उसको आप रैटिफिकेशन नहीं कर सकते हो। ये पॉइंट आपको समझ आया। बट क्योंकि हम एक्सेप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अब यहाँ पे एक्सेप्शंस में हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर मैंने पास्ट में वॉलंटरीली किसी बच्चे के लिए कोई काम किया था माइनर के लिए, व्हाइल ही वाज माइनर एंड ही सब्सिक्वेंटली प्रॉमिस्ड मी टू कॉम्पनसेट, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस एक्सेप्शन सेक्शन 25 क्लॉज 2 कॉम्पनसेशन मैं क्लेम कर सकती हूँ फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज सिंस द अदर पर्सन माइनर हैज़ प्रॉमिस्ड मी, उसने मुझसे वादा किया है, तो मैं एक्सेप्शन को यूज़ करके उससे वापस ले सकती हूँ वो मनी जो उसने मुझसे वादा किया। बट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट मैं उससे ले तो सकती हूँ कॉम्पनसेशन, बट नॉट फ्रॉम हिम पर्सनली, उस इंसान को मैं पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकती। आई कैन ओनली गेट रीइम्बर्समेंट, गेट कॉम्पनसेशन फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी इफ ही पजेसेस एनी। अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो वहाँ से मैं रीइम्बर्स कर पाऊंगी, उससे पर्सनली कभी भी नहीं क्लेम कर पाऊंगी। तो आपको समझ आए कि इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। एज अ जनरल रूल, अगेन जनरल रूल क्या है कि माइनर्स अग्रीमेंट इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग
रैटिफाइड। जनरल रूल यही है कि माइनर की अग्रीमेंट रैटिफाई नहीं हो सकती है। बट एक्सेप्शन क्या है यहाँ पे सेक्शन 25 क्लॉज 2, वो ये बोलता है कि अ प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, अगर माइनर ने प्रॉमिस किया है टू कॉम्पनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, आपने कुछ उसके लिए किया पास्ट में और उसने आपसे प्रॉमिस किया, तो फिर आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, इस एक्सेप्शन को यूज़ कर सकते हो, बट नॉट फ्रॉम हिम पर्सनली। अ माइनर इज नेवर एवर हेल्ड पर्सनली लाइबल व्हाटसोएवर, बट यू कैन बी रीइम्बर्स्ड फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी इफ ही पजेसेस एनी। तो ये सेक्शन 68 होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इसको भी मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ। आप मेरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की प्लेलिस्ट खोलो, वहाँ पे आपको हर एक वीडियो का प्रॉपरली दिखेगा और आप उन वीडियोस को देख सकते हो। सो गाइज आई होप आपको समझ आए कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माइनर। तो यहाँ पे ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, सेक्शन 68 यहाँ पे यूज होता है। और उसके बाद हमारे पास थर्ड इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन टू दैट जनरल रूल विच इज एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। तो थर्ड इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन रहती है प्रॉमिस टू पे या फिर रिपेमेंट ऑफ टाइम बार्ड डेट। ये भी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि टाइम बार्ड डेट का मतलब होता है अ डेट which is barred by time, which is barred by the limitation law. Suppose A ने B से कोई पैसा लिया था, ठीक है, A ने B से कोई पैसा लिया था, सपोज 10,000 रुपीज़, और 3 साल निकल चुके हैं, ए ने वो पैसा बी को नहीं लौटाया, ना बी ने मांगा और ना ए ने उसको दिया। अब 3 साल बाद बी जो है वो कोर्ट में जाता है, आफ्टर 3 years वो कोर्ट में जाके बोलता है कि 3 साल पहले ए ने मुझसे 10,000 रुपीज़ लिए थे, मुझे मेरा पैसा वापस दिलाया जाए। कोर्ट कहेगा कि वी आर हेल्पलेस हियर बिकॉज इट्स अ डेट, ये एक कर्जा है जो ए का आप पे था, डेफिनेटली था, बट इट्स अ डेट विच इज बार्ड बाय टाइम। बार्ड बाय टाइम मतलब अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन लॉ, लिमिटेशन लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ 3 years होते हैं, एंड विद इन दोज 3 years आपको केस फाइल करना है अगर आप अपना पैसा वापस लेना चाहते हो। बट सिंस इट्स अ डेट विच इज बार्ड बाय टाइम, बार्ड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन, वक्त निकल चुका है, अब आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे ये एक जनरल रूल है कि आप क्लेम नहीं कर सकते हो। बट अगर ऐसा हो कि ए और बी की जो मैंने एग्जाम्पल दी, अगर यहाँ पे जो बी है, राइट, अगर यहाँ पे क्या हो, जो बी है वो ए जो है, जो डेटर है, बेसिकली बी इज द क्रेडिटर, जो पैसा देता है वो क्रेडिटर होता है, और ए कौन होता है, डेटर, जो कर्जे में है, जो डेट में है। अगर 3 साल निकलने के बाद भी ए खुद बी के पास जाता है और बी को बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा पैसा लौटाऊंगा, बेशक 3 साल हो चुके हैं, बी हैज़ नो लीगल रेमेडी, कोई लीगल रेमेडी नहीं है बी के पास। अगर ए वॉलंटरली बी के पास जाता है और उसको बोलता है कि आई एम राइटिंग इट डाउन, मैं रिटन फॉर्म में तुम्हें लिख के देता हूँ विद माई अटेस्टेशन, विद माई सिग्नेचर्स, कि मैं तुम्हें पैसा लौटाऊंगा, तो यहाँ पे बी कैन यूज इट एज एन एविडेंस और फिर वो ए से वापस पैसा ले सकता है। या तो ए खुद उस पर सिग्नेचर्स करे या ए का ऑथराइज्ड कोई बंदा, उसका एजेंट पे सिग्नेचर्स कर सकता है। इट मीन्स इट मस्ट बी अटेस्टेड, साइंड ईदर बाय द डेटर हिमसेल्फ, जो कर्जे में है जिसने पैसा देना है, और बाय हिज एजेंट। और अगर ये रिटर्न फॉर्म में अटेस्टेशन करवा रखी है और अटेस्टेशन में लिख भी रखा है कि आपको कितनी अमाउंट उसको देनी है, यू कैन प्रॉमिस ईदर टू पे द होल ऑफ अमाउंट, 10,000 पूरा भी वो देने को लिख सकता है, या फिर अ पार्ट ऑफ डेट, जितनी आप देना चाहते हो वापस उतना आपको उसमें लिखना है। तो इसकी गाइस बेस्ट एग्जांपल रहती है एक चेक। आप चेक में क्या करते हो, इफ़ यू इशू अ चेक इन समबडीज नेम, आप क्या करते हो, चेक पे पहले तो अमाउंट लिखी होती है, आपको कितनी अमाउंट उसको देनी है, रिटन फॉर्म में होता है, मोर ओवर इट इज अटेस्टेड ऑल्सो, साइंड बाय द डेटर और बाय हिज एजेंट। तो चेक इज द बेस्ट एग्जाम्पल। अगर एक इंसान कहे कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे अगर एक इंसान बोलता है कि आपको जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर दो, ही हैज़ नो लीगल रेमेडी, बट क्रेडिटर के बाद डेटर उसको बोलता है कि मैं आपको देने को तैयार हूँ, इट मीन्स इट्स अ प्रॉमिस विच इज to repayment of time barred debt। बेशक it's a debt which is barred by time, B has no legal remedy। अब B का तो नुकसान हो चुका है, बट A अगर खुद B के पास आके बोलता है कि मैं डेटर हूँ, मुझे तुम्हें पैसा लौटाना है, मैं लिख के तुम्हें दे जाता हूँ विद सिग्नेचर्स, विद माई सिग्नेचर्स ऑन इट दैट आई विल बी पेइंग यू, प्रोवाइडेड उसमें अमाउंट ऑफ रिपेमेंट लिखी होनी चाहिए। इट कैन ईदर बी द होल ऑफ अमाउंट और अ पार्ट ऑफ डेट, जितना आपको देना है वापस आप उसको लिखोगे। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ माइनर का क्या स्टेटस है, तो अगेन वॉइड एब इनिशियो, वो आपको पता ही है कि माइनर्स अग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेप्शन है सेक्शन 25 क्लॉज 2 की, उसमें भी हम सेक्शन 68 को यूज़ करते हैं कि आप उसको पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकते, आप उसकी प्रॉपर्टी से रीइम्बर्स कर सकते हो। अगर आपने पास्ट में उसके लिए कोई काम किया था तो उसके लिए आप रीइम्बर्स कर सकते हो, नॉट फ्रॉम हिम पर्सनली बट फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी। तो ये एक एक्सेप्शन को ध्यान में रखना सेक्शन 68 की, जो हम सेक्शन 25 क्लॉज 2 में यूज़ करते हैं, नथिंग एल्स। बाकी बहुत ईजी है, हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स को
3 एक्सेप्शंस को डिस्कस कर लिया। सबसे पहली एक्सेप्शन ये जनरल रूल आपको माइंड में रखना है, वो ये है कि एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड विच इज न्यूडम पैक्टम ऑबिचर नॉन एक्टिव, इट्स अ नेक्ड प्रॉमिस, इट इज वॉइड। बट कई बार व्हाट हैपेंस इज, जो मैंने 3 एक्सेप्शंस आपको बताई उसमें क्या होता है कि दो इट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, इन तीनों एक्सेप्शंस में आपको दिखेगा कि कंसिडरेशन वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज डी, वो वैलिड नहीं है, बट इट इज सर्टनली अ गुड कंसिडरेशन। क्योंकि वो गुड कंसिडरेशन होती है तो कोर्ट उसको एक कंसिडरेशन मान लेता है फॉर अ प्रॉमिस। तो यहाँ पे एक्सेप्शंस हमने देख ही लिया। इट मस्ट बी अ फैमिली अग्रीमेंट विच इज बेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एंड इफ इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन तो वहाँ पे वो वैलिड नहीं होगा। इस कंसिडरेशन को हम गुड, नेचुरल लव एंड अफेक्शन को हम गुड कंसिडरेशन मान लेते हैं। और अगर कल को कोई भी इंसान इस इस अग्रीमेंट को फॉलो नहीं करता तो आप स्यू कर सकते हो, आप कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड हमने किया था जहाँ पे आप प्रॉमिस करते हो किसी को पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के लिए कॉम्पनसेट करने को, सब्सिक्वेंट प्रॉमिस मस्ट बी देयर, वादा करना बाद में जरूरी है फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। यहाँ पे माइनर का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। सेक्शन 25 क्लॉज 2, सेक्शन 25 क्लॉज 3 में हमने क्या देखा, प्रॉमिस टू रिपे टाइम बार्ड डेट, दो इट इज अ डेट विच इज बार्ड बाय टाइम, बट अगर आप बाद में प्रॉमिस करते हो तो वहाँ पे इट मस्ट बी रिटन एंड अटेस्टेड, तो वो एक वैलिड तो नहीं बट गुड कंसिडरेशन बन जाएगी, इज इट। अब गाइस एक्सेप्शंस के बाद वी हैव टू डिस्कस एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 25। एक्सप्लेनेशंस 2 है यहाँ पे, बहुत ईजी है। पहली एक्सप्लेनेशन ये बोलती है कि अगर आप किसी इंसान को गिफ्ट देते हो, गाइस गिफ्ट क्या होता है, इट इज ऑलवेज विदाउट कंसिडरेशन, सो यू नेवर आस्क अ गिफ्ट इन रिटर्न फॉर अ गिफ्ट। आप किसी को गिफ्ट इसलिए नहीं देते कि आपको वापस से गिफ्ट मिलेगा, इज इट। अ गिफ्ट इज ऑलवेज विदाउट कंसिडरेशन। तो अगर एक इंसान बी जो है, सपोज आपको पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ए सोल्ड हिज हाउस हिज प्रॉपर्टी इन नेम ऑफ बी, इन फेवर ऑफ बी। ए ने बी को एक गिफ्ट दिया, वाया गिफ्ट डीड ए ने अपना घर बी के नाम कर दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये वॉइड है, इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज़ एन अग्रीमेंट विच इज़ not filled with consideration, so it is void। अग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन नहीं होगी वो void होती है, बट अगर ए ने गिफ्ट ही दे दिया बी को तो क्या गिफ्ट में कभी कंसिडरेशन होता है, नहीं। तो सेक्शन 25 की जो एक्सप्लेनेशन 1 है वो बोलती है कि नथिंग इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन 25 में जो हम पूरा रीड कर चुके हैं विथ 3 एक्सेप्शंस, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक गिफ्ट की वैलिडिटी को अफेक्ट करेगा। नथिंग इन दिस सेक्शन कैन अफेक्ट वैलिडिटी ऑफ अ गिफ्ट एक्चुअली मेड। अगर आपने एक्चुअल में किसी को गिफ्ट दे दिया तो आप उसकी वैलिडिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि ये गिफ्ट डीड जो है वो वॉइड है क्योंकि इसमें कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि माय फ्रेंड्स गिफ्ट डीड में कभी कंसिडरेशन नहीं होगी। गिफ्ट्स आर ऑलवेज विदाउट कंसिडरेशन। आप प्रॉमिस फॉर प्रॉमिस नहीं करते, समथिंग इन रिटर्न आप नहीं मांगते किसी को जब आप गिफ्ट देते हो। तो सिंस गिफ्ट्स आर ऑलवेज विदाउट कंसिडरेशन, तो यहाँ पे अगर किसी ने इंसान ने अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे इंसान के नाम करी है जस्ट बिकॉज उसमें कंसिडरेशन नहीं है, वो वॉइड नहीं होगी। इट मीन्स यू कैन नॉट क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ अ गिफ्ट डीड, उसकी आप वैलिडिटी को क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो परफेक्टली वैलिड होगा। बट यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि एक जगह तो ए हैज़ एक्चुअली, यहाँ पे आपको एक्चुअली मेड, एक्सप्लेनेशन 1 में वर्ड दिखेगा एक्चुअली मेड, इसका मतलब बहुत डीप है। इसका मतलब ये है कि कई बार व्हाट हैपेंस इज कि ए ने बी को एक्चुअल में प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, ए ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बी के नाम कर दी है, इट इज़ समथिंग जो गिफ्ट डीड है और एक्चुअली ए ने दे दिया, बट और इट इज़ वैलिड, ये वैलिड है। इसमें ये पॉइंट नहीं आएगा कि इसमें कंसिडरेशन नहीं है, बिकॉज गिफ्ट्स आर ऑलवेज विदाउट कंसिडरेशन, सो ये वैलिड है, परफेक्टली वैलिड है। बट अब यहाँ पे अगर instead of actually giving his property to B, A has promised, सिर्फ और सिर्फ A ने वादा किया है B को कि मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी दूंगा। अब अगर कल को A नहीं देता अपनी प्रॉपर्टी तो B कैन नॉट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, वो ये नहीं बोल सकता कि मुझे क्या A ने प्रॉमिस किया था, क्योंकि वो एक नेक्ड प्रॉमिस है, वो एक बेयर प्रॉमिस है। तो पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि एक जगह आपने गिफ्ट एक्चुअल में किसी को दे दिया, वो चीज़ वॉइड नहीं है बट परफेक्टली वैलिड है, क्योंकि गिफ्ट्स आर ऑलवेज विदाउट कंसिडरेशन। बट दूसरी जगह अभी गिफ्ट नहीं दिया बट यू हैव मेड अ प्रॉमिस, और वो प्रॉमिस लॉ के नज़रिए से एक नेक्ड प्रॉमिस होता है, उसमें कंसिडरेशन नहीं होती है। दे दिया गिफ्ट तो वेल एंड गुड, वो वैलिड है, बट अगर नहीं दिया, सिर्फ प्रॉमिस किया है, तो कल को अभी नहीं बोल सकते कोर्ट में जाके, बी नहीं बोल सकता कि ए ने मुझसे प्रॉमिस किया था और उसने मुझे नहीं दिया। तो यहाँ पे कोर्ट क्वेश्चन उठाएगा कि आपने उसको क्या दिया, समथिंग इन रिटर्न क्या है। प्रॉमिस को तो हम तभी पूरा करवाएंगे ना
यानी कि आप कोर्ट के डोर्स तो तभी नॉक कर पाओगे इफ़ इट इज़ इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो कोर्ट कहेगा कि हम इसको इन्फोर्सिएबल ही नहीं मानते क्योंकि यहाँ पे कंसिडरेशन ही नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, एक प्रॉमिस था, इट वॉज अ नेक्ड प्रॉमिस। और ज़रूरी नहीं कि प्रोमिसेस को पूरा किया जाए। तो ये अगर हम देखा तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो हम इसकी इन्फोर्सिबिलिटी करवा नहीं सकते। अग्रीमेंट की तो इन्फोर्सिबिलिटी कभी होती ही नहीं, क्योंकि अग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो मेरे कहने का मतलब है कि देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्चुअली गिविंग, एक जगह आपने गिफ्ट दे दिया, एंड यू हैव ओनली मेयरली प्रॉमिस्ड द अदर पर्सन। प्रॉमिस करना इज वॉइड, वो आप करो जितने मर्जी प्रोमिस करो, दैट इज वॉइड, क्योंकि कोर्ट वहाँ पे हेल्प नहीं करेगा। कोर्ट सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाता है और किसी चीज़ को नहीं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना क्योंकि कंसिडरेशन नहीं थी, तो यहाँ पे क्या है, प्रॉमिस टू गिव अ गिफ्ट इज वॉइड बट अ गिफ्ट एक्चुअली मेड इज परफेक्टली वैलिड। इस लाइन को ध्यान में रखना। सेकेंड एक्सप्लेनेशन हमारे पास ये आती है कि बहुत बार व्हाट हैपेंस इज कि देयर इज इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन इनएडिक्वेट होता है। ये हम एग्जांपल्स अनड्यू इन्फ्लुएंस चैप्टर में सेक्शन 16 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक इंसान की 2 करोड़ की प्रॉपर्टी दूसरा इंसान 50 लाख में लेके जा रहा है। सो यू आर गिविंग योर प्रॉपर्टी वर्थ 2 करोड़ जस्ट फॉर 50 लाख। तो ये क्या हुआ, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन हुआ। एक बड़ी अमाउंट के लिए एक बहुत ही छोटी, बहुत ही ट्रिवियल, बहुत ही छोटी आपको अमाउंट मिल रही है, तो इट्स एन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैलिड नहीं है। इट डज नॉट मीन कि इट इज वॉइड ऑन द फेस ऑफ इट, इट इज नॉट वॉइड ऑन द फेस ऑफ इट। अगर यहाँ पे सपोज ए एंड बी आर 2 पीपल, ए जो है वो बी की प्रॉपर्टी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख में लेके जा रहा है, बेशक इट इज एन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, बहुत ही छोटी कंसिडरेशन है 50 लाख इन फ्रंट ऑफ 2 करोड़, बट कंसिडरेशन तो है, समथिंग इन रिटर्न तो है ना, चाहे 1 रुपया हो बट समथिंग इन रिटर्न है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया। कॉन्ट्रैक्ट क्यों बन गया, क्योंकि कंसिडरेशन थी, अग्रीमेंट बन गई तो उसकी इन्फोर्सिबिलिटी है एंड इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो है तो इट इज़ नॉट वॉइड, आप इसको वॉइड नहीं कहोगे, बेशक वो इनएडिक्वेट है, इट इज़ परफेक्टली वैलिड, बट दैट इनएडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन विल डेफिनेटली हेल्प कोर्ट लुक इन टू द मैटर कि क्या ये फ्री कंसेंट है या नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस में हमने यही तो देखा था कि अनड्यूली आपने किसी इंसान को इन्फ्लुएंस किया। अनड्यू इन्फ्लुएंस में एक डॉक्टर ने पेशेंट को कहा था कि मैं आपका ध्यान तभी रखूंगा अगर आप मुझे अपनी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख में दोगे। तो यहाँ पे कंसिडरेशन है, तो ऑन द फेस ऑफ इट प्राइमा फेसाई ये कॉन्ट्रैक्ट है विच इज एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। आप इसको वॉइड नहीं कहोगे जस्ट बिकॉज इसमें कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है, बट येस दिस इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ये जो फैक्ट है ना, ये कोर्ट को हेल्प करेगा टू लुक इन टू द मैटर कि क्या दूसरे इंसान का कंसेंट, जिसने अपनी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख में दी, क्या उस इंसान का कंसेंट फ्री है या नहीं है। और अगर कोर्ट को ये पता लगता है कि उस इंसान का कंसेंट फ्री नहीं था, उसके साथ या तो अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया है या कोअर्शन कमिट किया गया है, किसी भी तरीके से उसका कंसेंट लिया गया है, तो ये चीज़ क्या होगी, वॉइडेबल माय फ्रेंड्स। आई होप आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। प्लीज़ बी इन टच विद माय वीडियोस ऑन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम फ्री कंसेंट के सारे सेक्शंस राइट फ्रॉम सेक्शन 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 8, 20, 21, 22 ये सारे सेक्शंस डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हमने यही डिस्कस किया था कि एक कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड कोअर्शन, फ्रॉड एंड सो इज वॉइडेबल। तो यहाँ पे भी अगर आपकी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका परफेक्टली वैलिड है बट वो वॉइडेबल बन सकता है अगर कोर्ट को पता लग गया कि ये कंसेंट फ्री नहीं है। तो आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी समझ आई, एक्सेप्शंस भी समझ आई सेक्शन 25 की। गाइज आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको समझा सकूँ। अगर आपको कोई इशू है यू कैन आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स, क्वेरीज आर ऑलवेज ओपन। मोर ओवर प्लीज़ आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देखो, उनको देखने के बाद आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, बिकॉज मोर ऑफन देन नॉट माई एग्जाम्पल्स आर ऑलवेज फ्रॉम माई प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स जो मैं कवर कर चुकी हूँ, सो एज टू यू बी एबल कि आप उसको लिंक कर सको कि हम किस तरीके से स्टडी करें। इट बिकम्स ईजी फॉर मी टू टीच एंड फॉर यू टू अंडरस्टैंड, इसीलिए मैं पुरानी एग्जाम्पल्स को ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ बी इन टच विद माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।